अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके। अच्छा, सॉरी जी, आज हमें कोई थोड़ा इसका नेट का इशू हो गया फर्स्ट हाफ के अंदर, आते ही सुबह सुबह ये मसला हो गया। एनीवेज, अब हम कनेक्टेड हैं और होपफुली सबको आवाज़ ठीक आ रही है। ये अपने हैंड डाउन कर दें ज़रा। अच्छा जी, कल वाले लेक्चर में किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन हमने किया था, एक दो छोटी छोटी एग्जांपल की थी, उनमें कोई इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी आकिब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एग्जाम्पल में से क्वेश्चन था कि सरप्लस जो रियलाइज हो जाता है वो जी रीवैल्यूएशन सरप्लस में से तो सब्ट्रैक्ट होगा। जी रिटेन्ड अर्निंग में सर वो कैसे उसका इफेक्ट आता एक्चुअली है? आपके ना बहुत इको आ रही है आपके माइक की। एनीवेज, एक्चुअली होता ये है, इनका सवाल है जी कि जो ये जो सरप्लस है जो रियलाइज हो जाता है सरप्लस से, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं रिटेन अर्निंग में उसका इफेक्ट कैसे और क्यों आता है। देखें, एक्चुअली ये सरप्लस क्या है? ये एक किस्म की इनकम है जिसने एसेट को बढ़ा दिया, लेकिन ये इनकम हमने ओवर द ईयर रियलाइज करनी है। ठीक है, हम इमीडिएटली एक ही साल में ये रियलाइज नहीं हो जानी। ये इनकम यानी इस अनरियलाइज इनकम है जिसने ओवर द ईयर रियलाइज होना है। और जब वो इनकम रियलाइज होती है तो वो तमाम इनकम्स जो हैं वो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में आती हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो रिटेन अर्निंग में जाता है। इसलिए हम जो सरप्लस रियलाइज हो जाएगा उसको हम जितना जितना रियलाइज होता जाएगा उतना उतना हम उसे रिटेन अर्निंग में लेते जाएंगे। ठीक है जी। जी आकब, समझ आ गई है भाई? माइक बंद कर दिया। जी मोमिना। सर मैंने पूछा था, ये जो बोनस शेयर हम इशू कर रहे हैं तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज करते हैं, रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल जो एंट्री करते हैं। तो सर हम शेयर कैपिटल क्यों इंक्रीज कर रहे हैं इसके अंदर? एक्चुअली हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हम ये शेयर दे रहे। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो जो कंपनी के अंदर जमा शुदा प्रॉफिट है या कंपनी के अंदर जो जमा शुदा प्रीमियम है वो किन लोगों का है? वो कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? कि वो ओनर्स का पार्ट है, वो ओनर्स इक्विटी का हिस्सा है। तो हम अपने उस रिजर्व को कैपिटल की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि रिजर्व का और भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको बोनस शेयर के तौर पर हम अपना रिजर्व रिड्यूस करके वो जो लायबिलिटी है रिजर्व की शक्ल में, रिटेन अर्निंग की शक्ल में, प्रीमियम की शक्ल में पड़ी हुई, हम उस लायबिलिटी को ख़त्म करके उसके अगेंस्ट मुस्तकिल तौर पर उसको मलकियत दे देते हैं, शेयर दे देते हैं। लिहाजा वो लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है और कैपिटल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। ठीक है सर। और सर एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि हम पहले रिटेन अर्निंग को लेते हैं या शेयर प्रीमियम को? प्रीमियम को जी पहले। यहाँ क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन उसने की हुई है, लेकिन अभी हमने जो क्वेश्चन किया है हमने प्रीमियम को ही पहले लिया है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। और जी किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं जी हम लोग। पहले ही आज थोड़ा टाइम इस तरह से हो गया है। एनीवेज, अच्छा जी, ये क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने हमें 2017, 16 और 15 का डाटा दिया हुआ है, यानी 15, 16 और 17 हर साल का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बताई हुई है। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन यानी सरप्लस रियलाइज हुआ है। और डिविडेंड जो है वो फाइनल कैश डिविडेंड 7.5% जो है वो बताया गया है। ठीक है। और उसने बताया ये हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, मैंने स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी 2017 की बनानी है। ठीक है, ये फिर वही मसला है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आवाज आ रही है? हाँ, तो अल्टीमेटली हमें
कैलिब्रेशन खराब क्यों हो जाती है इसकी? इसका कोई मुश्किल हल करो, ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, तो उसने हमें बताया ये हुआ है कि हमने 31 दिसंबर 2017 की जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है ना वो बनानी है। अब 17 ये वाला साल है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमने 17 और हमें डाटा दिया गया होगा तो ये फॉर श्योर है कि इसका क्लोज 17 के ऊपर ही होना है, लेकिन जब मुझे डाटा दिया गया होगा तो अगर 16 की इक्विटी बन सकती है तो 16 भी बनेगी और 17 भी बनेगी। ठीक है, ये बात अपने ध्यान में थोड़ी सी रखनी है। डिटेल्स ऑफ शेयर इश्यूज, 25% राइट शेयर वर इशूड ऑन 1 मई 2016। ये देखें 1 मई 2016 में ये राइट इशू किया गया एट ₹18 पर शेयर। ठीक है, ओके। The market price per share immediately before the entitlement date was also 18 per share। ये मार्केट प्राइस का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये डिफरेंट भी होती तो हमने तो वो प्राइस लेनी थी जिसके ऊपर शेयर इशू हुआ होता। आमतौर पर वो कोई मार्केट प्राइस दे देगा, लेकिन वो इररेलेवेंट होगी क्वेश्चन के अंदर। A bonus issue of 10% was made on 1 April 2017। ये 16 की एंट्री है ऊपर वाली, इधर लिख लें कि ये 2016 में डील होनी है, ये 2017 में डील होनी है। ठीक है, 10% बोनस शेयर इशू किए गए हैं 1 अप्रैल 2017 को एज फाइनल डिविडेंड फॉर 2016 का जो डिविडेंड है उसके तौर पर वो इशू किए गए हैं। ओके, उसके बाद वो लिखता है जी कि 50 मिलियन राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 जुलाई 2017। ये भी 2017 का ही डाटा है। बाज का अभी तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दी गई हैं चीजें, बाज का वो 17 ऊपर 16 नीचे। स्टूडेंट का नॉलेज तो चेक करना ही करना है, उसके ये पेशेंस भी चेक करता है कि आपको पहले तरतीब लगानी पड़ेगी। अब बोनस इशू 15% वाज मेड ऑन 1 सितंबर, ये भी 17 ही की एंट्री है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद लिखता है द एसेट विच वाज revalued upward in previous year has been sold on 15th अक्टूबर। ये भी 2017 की एंट्री है। आगे चलो जी, बस जी। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एज एट 31 दिसंबर, ये उसने 31 दिसंबर 2014 और 15 के जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो दिए हुए हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अपना 1600 मिलियन का है, जनरल रिजर्व 1850 मिलियन के हैं और रिटेन अर्निंग 1430 की है। इसका हमारे डाटा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने बनानी है 17 की, तो 17 के अंदर 16 का ओपनिंग हमें चाहिए। 16 का ओपनिंग जो है वो अल्टीमेटली 15 का क्लोजिंग होगा। 14 के क्लोजिंग की कोई अहमियत जो है वो नहीं है। ये बात जरा समझनी है। प्रिपेयर डीएल स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी फॉर 2000। निकालें जी, शीट निकालें। सॉल्यूशन पे इसके कॉलम देख लो ना। ओके, अच्छा जी। इसको मैं हेडिंग ये करूंगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, ऊपर कंपनी का नाम भी लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है, अब इधर मैंने हेड्स क्या क्या लिखने हैं, पर्टिकुलर्स। जो चीज़ें अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, इधर शेयर कैपिटल तो मौजूद है, लिहाजा वो लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर शेयर प्रीमियम मुझे नज़र आ रहा है, वो लिख दिया। इसके अंदर हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग हमें नज़र आ रही हैं, हमें जनरल रिजर्व नज़र आ रहे हैं, हमें रीवैल्यूएशन रिजर्व नज़र आ रहा है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है यही कॉलम इसके अंदर इन्वॉल्व हैं।
और देन एट द एंड ऑफ कोर्स टोटल का भी एक कॉलम आएगा। ठीक है, इधर हम ऊपर ही लिख दिया करेंगे रुपीज इन मिलियंस। ठीक है, ये सारी चीजें सीखनी है आपने। ये वो क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था, जिसके लिए पेपर में टाइम जो है हमारे पास, हम इस क्वेश्चन में से टाइम बचा सकते होते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने यहां से स्टार्ट करना है, यहां से मैंने लिखना है बैलेंस एज ऑन 1/1/16। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब डाटा अवेलेबल हो तो 17 की चेंजेस इन इक्विटी के अंदर हमने 16 की इक्विटी भी बनानी है, तो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी, अब ये 1/1/16 यानी 31 दिसंबर 15 का डाटा कहाँ से मिलेगा, उसने हमें क्वेश्चन के आखिरी पार्ट में दिया हुआ है, वो हम लिख लेते हैं जी। निकालें जी जरा, ये देखें, ये अब हम लिख लेते हैं। चलें जी उधर, बोलें जी शेयर कैपिटल कितना है? 1600। ओके, शेयर प्रीमियम नहीं है दिया हुआ, और ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट होगा। रिटेन्ड अर्निंग 1430, और जनरल रिजर्व 1850, और रिवैल्यूएशन रिजर्व 75, और ये टोटल कितना हो गया जी? सबको टोटल करें जरा, 1600 जमा 1430 जमा 1850 जमा 75, टोटल एहतियात से करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए जी। 4955, ये हमारी ओपनिंग इक्विटी है। कब की? ये जो हम साल शुरू कर रहे हैं उस साल की। ठीक है, तो ओके, बैलेंस एज ऑन फर्स्ट, ये जो हमने जनवरी को, इसको बैलेंस को हमने देख लिया। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं जी आगे। आगे जब हम जाएंगे तो हमारे पास अब 2017 के जो वाकयात हैं, सॉरी 16 के, उनको हमने रिकॉर्ड करना है। हमने अभी देखा है कि 2016 का एक ही डाटा पे चले जाएं जरा, 2016 का ये एक ही मैंने इसको हाईलाइट किया था, ये वाली जो पहली वाली एंट्री। एक चीज ये है, और कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अदर इंफॉर्मेशन से मिल सकती है। लाइक ये जो लिखा हुआ है फाइनल कैश डिविडेंड, ये 2015 में लिखा हुआ है कि 2015 का कैश डिविडेंड इतना है, और ये फाइनल डिविडेंड है। जिस साल का फाइनल डिविडेंड हो वो उससे अगले साल में पे होता है। ये बात सर जी ने पहले दिन समझा दी थी कि जब साल क्लोज होता है तो डिविडेंड प्रपोज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड प्रपोज करते हैं, और उसकी अप्रूवल एनुअल जनरल मीटिंग में होती है, जो कि ईयर एंड होने के ऑफ कोर्स बाद होती है, तो फिर उसकी पेमेंट हो सकती है। लिहाजा 15 का जो फाइनल डिविडेंड है वो ईयर 2016 में पे हुआ होता है। ठीक है, वो कब पे हुआ होता है? 2016 में। तो एक तो सबसे पहली जो एंट्री है वो ये वाली है कि 7.5% हमने कैश डिविडेंड जो है वो हमने देना है। 2015 का फाइनल डिविडेंड है, जो कि 2016 में पे होगा। लिहाजा अब आप क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज है, ये किस चीज की परसेंटेज होती है? ये परसेंटेज होती है शेयर कैपिटल की। ठीक है, तो जो उस वक्त क्लोजिंग कैपिटल था 2015 में, उसके ऊपर ये डिविडेंड जो है वो दिया जाता है। तो चलें जी जरा, कितना उधर क्लोजिंग कैपिटल है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैश डिविडेंड 2015 जी, कितना है जी? 120। ये कैसे किया हमने? 1600 का जो कैपिटल है, यानी जो 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग कैपिटल था, ऑफ कोर्स वो ही 16 का ओपनिंग कैपिटल है, लेकिन सेंस ये है कि दिसंबर का जो क्लोजिंग कैपिटल है उसके ऊपर 7.5%। ठीक है, तो ये एट द रेट ऑफ 7.5%। हाँ जी, कितना बना जी? 120। ठीक है, तो ये कैश क्रेडिट हो जाएगा, और रिटेन्ड अर्निंग में से हम इसे माइनस कर देंगे। ओके, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ये 120 यहाँ से
माइनस हो गया। ठीक है जी, एंट्री क्या हुई, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट, एंट्रीज भी आनी चाहिए साथ। ठीक है, ओके। अब 2016 के अंदर एक मामला और हुआ है, वो देख लेते हैं। चलें जी, 2016 में 25% राइट शेयर वर इशूड ऑन 1 May 2016। ओके, on 1 May 2016 at 18 per share। अब 25% अपना हमारा कैपिटल कितना है 1600, उसका 25% ले लें, कितना बना जी, 400 मिलियन के आपने शेयर और इशू करने। ठीक है, 400 मिलियन के शेयर आपने, 400 मिलियन उसके रुपीस जो हैं वो क्रिएट होंगे। अगर आपने नंबर ऑफ शेयर बनाने हैं तो इस तरह बना के देख लिया करें, ये आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको 10 का एक शेयर है तो ये 40 मिलियन शेयर हो गए। अब 40 मिलियन शेयर्स के ऊपर, हर शेयर के ऊपर आपने क्या करना है, 8 रुपए का प्रीमियम लेना है। ठीक है, ये कितना बना 320, यानी 320 मिलियन का प्रीमियम है और 400 मिलियन के जो है वो कैश कैपिटल इंक्रीज हुई है। टोटल आपने कितने पैसे लिए हैं, 720 मिलियन। आप कैलकुलेट करके देख लें कि 40 मिलियन शेयर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 18, 40 मिलियन शेयर्स को आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी, 720 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर दो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जो कि आए हैं, कुछ कैश कैपिटल आया और बाकी प्रीमियम में आया, तो हम इसकी एंट्री करते हैं। चलेंगे, ये यहां पर हमने लिखा जी राइट शेयर, of 25% at the rate of 18 पर शेयर। ठीक है जी, तो कैपिटल में कितना आया जी 400 मिलियन और प्रीमियम में कितना आया 320 मिलियन। ठीक है जी, तो ये टोटल कितना आ गया जी 720 मिलियन। बिल्कुल आराम से तसल्ली से एक एक चीज, मतलब ये सिर्फ एक तरतीब है, अंडरस्टैंडिंग है और कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ओके, उसके बाद 2016 वाले साल में एक काम और हुआ है, ये दो काम तो हो गए। ये मुझे यहां से पता चला कि कैश डिविडेंड 15 का 16 में देना है, ये एंट्री यहां से पकड़ी गई। ये लिखा ही 2016 हुआ है, यहां से पकड़ी गई। अब ये देखें कि 2016 के अंदर मुझे नेट प्रॉफिट हुआ है 318 का। ठीक है, ये जब साल खत्म करेंगे हम 2016 वाला, तो मैं ये 318 का जो नेट प्रॉफिट है ये भी रिटेन्ड अर्निंग में ऐड करूंगा। और चौथी चीज क्या है उसके ऊपर भी बात कर लें, वो ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बराबर सरप्लस भी 2016 में इतना रियलाइज हुआ है। तो ये दोनों एंट्रीज अब हम करते हैं। पहले 318 का हमने नेट प्रॉफिट जो है वो रिटेन्ड अर्निंग को डालना है। चलें, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर अब हम लिखते हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना है जी, ये 318 रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हो गया। ठीक है जी, और फिर सरप्लस रियलाइज्ड, वो कितना है जी 49। सरप्लस जो रियलाइज होगा ये क्या करेंगे भला, ये सरप्लस से 49 माइनस करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग में 49 ऐड करेंगे। मैंने आज भी समझाया, क्लास शुरू होने से पहले किसी बच्चे ने सवाल किया था। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होती है, सरप्लस क्रेडिट और सॉरी रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट और सरप्लस डेबिट। तो इसका जो नेट इंपैक्ट इधर आएगा वो नील का आएगा। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि 2016 है उसके तमाम इफेक्ट जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि
बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 16। ठीक है जी, ओके। कितना हो गया जी? 2000 का कैपिटल हो गया, ठीक है। 320 का प्रीमियम हो गया। रिटेन्ड अर्निंग कितनी होगी? 1677 की अर्निंग हो गई। 1850 का जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है। और ये कितना आ गया जी? 26 की मेरे पास सरप्लस रह गया रियलाइज होने वाला। और टोटल इक्विटी कितनी हो गई? ये इधर से ऐड करके देखें, ऐड लेस करके 5873। अब इसकी क्रॉस कॉस्टिंग कर लें, यानी इसको ये जो रेड फिगर्स हैं यहाँ से लेके इनको भी, ये जहाँ पर ये मैं टिक लगा रहा हूँ, इनको भी ऐड करके देख लें कि ये उतना ही बन रहा है। ओके, ठीक है। अब कुछ लोग जो हैं वो इसे यहाँ डबल लाइन से क्लोज करके दोबारा यही ओपनिंग उठा लेते हैं, ठीक है। जरा बुक में जाओ, देखो क्या किया हुआ है, हम भी उसी तरह से इसको कर दें ताकि बच्चों को एक ही आगे चलो। हैं कहाँ है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बैलेंस आ गया, ये वाला बैलेंस आ गया, ठीक है। उसमें 31 दिसंबर 16 ही लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा इसे ओपनिंग नहीं उठाया, अगले साल के ट्रीटमेंट शुरू हो गए। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे 2017 के अंदर, ठीक है। 17 में डेट वाइज ही काम किया हुआ है। उसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है जी कि 17 के अंदर नेट प्रॉफिट इतना है, जनरल रिजर्व इतने हैं। ये तो ये एंड की एडजस्टमेंट होती है जब साल खत्म होता है, जैसे हमने पहले किया। पहले जो डेट वाइज एडजस्टमेंट है उनको कर लें। A bonus issue of 10% was made on 1st April 2017 as final dividend for 2016। 10% बोनस शेयर इशू करने हैं जी हमने, ठीक है। तो चलें जी अपने सोल्यूशन पे चलते हैं। तो इसके अंदर हम ये लिखेंगे, लाइक यहाँ पर मैं 10% बोनस इशू, ये एट पार होता है, मैंने कल भी बताया था। 16, अब कैपिटल मेरा कितना है? 2000। जिस वक्त आपने इशू करने हैं बोनस शेयर, उस वक्त जो आपका कैपिटल है उसके हिसाब से चलना है। तो 2000 का 10% कितना हुआ? 200। ये आ गया जी। अब ये बोनस शेयर वाला कहाँ से इशू होने हैं? हमने ये कहा था कि अगर इसको सम टाइम इसे हम इधर एक लाइन लगा लिया करें तो बेहतर है। चलो ठीक है। अच्छा जी, अब प्रीमियम अगर पड़ा हुआ है तो हमने पहले क्वेश्चन में उसने प्रीमियम से ही इशू किए हैं, तो यहां भी इसी तरह मेरे शेयर प्रीमियम एडजस्ट होगा। इसने रिटेन्ड अर्निंग, मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ क्वेश्चंस में इसने रिटेन्ड अर्निंग से किया हुआ है और कुछ क्वेश्चन से इसने जो है वो अपना शेयर प्रीमियम से किया हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें उसने रिटेन्ड अर्निंग से किया हुआ है। अगर हम इसको मैच करना चाह रहे हैं तो अल्टीमेटली हम रिटेन्ड अर्निंग से कर देंगे, वरना पीछे जो क्वेश्चन किया है उसके अंदर पहले हमने शेयर प्रीमियम यूज किया और फिर हमने रिटेन्ड अर्निंग में से इशू किया, तो हम वही काम करेंगे। तो हम इसे शेयर प्रीमियम में से 200 सॉरी अच्छा जी, ये 200 यहां से माइनस हो गया, ठीक है। और जो फाइनल कॉलम है उसमें कुछ भी नहीं गया, क्योंकि एक कॉलम में 200 ऐड हुआ, दूसरे में लेस हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन पे चलें। ये हमने एडजस्टमेंट कर ली। उसके बाद लिखता है जी 50 मिलियन राइट शेयर्स वर इशूड। नंबर ऑफ शेयर दे देंगे तो काम जरा आसान हो जाएगा। 50 मिलियन ऑन 1 जुलाई एट ₹15 पर शेयर। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट वाज 25। मैंने कहा था
ये जो मार्केट प्राइस है ये इररेलेवेंट, आपको मेमो बनाने के लिए दी हुई है। हमारे लिए क्या चीज रेलेवेंट है कि ये जो शेयर है ये इशू कितने का हुआ है, तो ये 15 रुपए में इशू हुआ है। 50 मिलियन शेयर हैं, तो 50 मिलियन शेयर का 10 रुपए आएंगे तो 500 मिलियन वो आ गया, और 5 रुपए आएंगे तो 250 मिलियन वो आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन अब आपको आनी चाहिए ना। ये देखें 50 मिलियन शेयर हैं, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाइड बाय 10 करूंगा तो ये 500 मिलियन रुपीज आ गए। ठीक है, और 50 मिलियन शेयर को जब मैं 5 से मल्टी जो प्रीमियम है तो ये 250 आ गए, तो टोटल मैंने 750 मिलियन गेन किया है। चलें जी, ये आ गया जी यहां पर राइट इशू। ओके, 500 मिलियन में शेयर कैपिटल में आया, और शेयर प्रीमियम में कितना है जी 250 मिलियन, और कैश डेबिट हुआ, तो टोटल कॉलम में कितना चला गया जी 750। चलें जी आगे चल, ये भी हो गया जी। उसके बाद अ बोनस इश्यू 15% वाज मेड ऑन 1 सितंबर। ठीक है, 15% का हमने बोनस इशू कर दिया एज इंटरिम डिविडेंड। चलें जी, अब उस वक्त जो कैपिटल है उसका 15% ले लें। अब कैपिटल कितना है 2200 और 500 2700, 2700 का कितना लेना है जी 15%, तो बोनस ये आ गया जी बोनस शेयर, ये एट पार ही होते हैं। 2700 का 15% कितना बना 405। ये शेयर कैपिटल इंक्रीज कर गया, और शेयर प्रीमियम में अब देखें इतनी गुंजाइश है, चेक करें जी 250, 200 निकल गया, 300 कितना हो गया 320 ओपनिंग था, उसमें से 200 निकल गया, बाकी रह गया 120, 250 और हो गया 370, तो ये सारे का सारा यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 370 हमने ये यूज कर लिया, लेकिन हमने देना कितना है 405, तो जो 35 है वो कहां से इशू हो जाएगा रिटेन अर्निंग से यूज हो जाएगा। ठीक है जी, और फाइनल कॉलम में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 कॉलम लेस हो गए हैं उतनी अमाउंट से, और 1 कॉलम उतनी अमाउंट से ऐड हो गया। सो इन टोटल नथिंग विल बी एडेड। इक्विटी के ऊपर नेट कोई इसका फर्क नहीं पड़ा। आगे चलेंगे, ये एंट्री भी होगी। The assets which was revalued upward in previous year has been sold on 15th of October। तो कहता है जी जो एसेट हमने प्रीवियसली किए हुए थे रीवैल्यू, वो 15 अक्टूबर 2017 को बिक गए। मैंने आपको बताया था कि सरप्लस 2 तरह से रियलाइज होता है, एक तो इक्वल टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और दूसरा जब एसेट बिकता है तो उसका जितना सरप्लस पड़ा हुआ होता है वो सारा रियलाइज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सरप्लस कितना पड़ा हुआ है ताकि उसको हम रियलाइज करें। तो यहां पर हम लिखते हैं सरप्लस रियलाइज्ड। ओके, अब सरप्लस कितना पड़ा हुआ है जी 26, ये सारे का सारा रियलाइज हुआ, यहां से माइनस हो गया, और ये किधर आ गया रिटेन्ड अर्निंग में आ गया 26। इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, और यहां कुछ नहीं। ठीक है जी, यहां कुछ नहीं। एंट्री क्या हुई रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, और ओके रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, और आपका सरप्लस जो है वो डेबिट हो गया, सरप्लस खत्म हो गया जी, और ये क्या हुआ ये सारे का सारा सरप्लस जो है वो रियलाइज हो गया। आगे चलें जी, ये एंट्री भी होगी। अगले पेज पे क्या है जी, अगले पेज पे तो 14-15 का डाटा है, पीछे जाएं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो डाटा इस डाटा से पता चल रही हैं। क्या इतना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है ड्यूरिंग द ईयर 650। चलें जी 2017 का, तो यहां पर मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है जी 650, यही कॉलम है ना। हाँ जी, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया, इक्विटी इंक्रीज कर गई 650 से। ओके, और
एक और चीज भी है, कहता है जनरल रिजर्व में भी आपने कुछ ट्रांसफर करना है, देखें वो क्या है, वो भी देख लें। ये 112 मिलियन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। ये नरेट नहीं किया हुआ, ये आपको वहां दिया हुआ है। चलें यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना है जी? 112। ये जनरल रिजर्व का कॉलम है 1850 वाला, इधर 112 आ गया और रिटेन रनिंग से 112 निकल गया, ठीक है जी। ये रहा, और ये नेट आपका इक्विटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। मेरा ख्याल है कि हमने तमाम के तमाम जो फिगर्स हैं वो एडलेस कर ली हैं, और कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसकी जो है वो कॉस्टिंग कर लेते हैं जी, और इसको हम डबल लाइन से अब क्लोज करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर 2017 जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। यहाँ लिखेंगे टोटल, अच्छा जी, ये कितना बना जी? 2, 22, 27, 3105, 3105, ओके। ये कितना नील हो गया जी? प्रीमियम सारा यूज हो गया। रिटेन अर्निंग कितनी बन गई? 2206, और रिजर्व कितना हो गया जी? 18, 19, 1962, ठीक है जी। और रिवॉल्यूशन सरप्लस नील हो गया, और ये टोटल कितना हो गया जी? 5873 जमा 750 और जमा 650, 7273। अब इसको इस तरह से भी टोटल करके देख लें, 3105 जमा 2206 जमा 1962, 7273, ये आपके पास क्रॉस कॉस्टिंग हो गई। तो ये एक मुकम्मल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी जो है वो हमने बना ली है। ये देखें, ये शक्ल बनेगी पेपर के अंदर आपकी, इसके अंदर, ठीक है। तो आज चूँकि थोड़ा टाइम हमारा ज़ाया हुआ, यहीं क्लोज करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं आपको होमवर्क दूं। एनी क्वेश्चन जी? ओके, निकालो जी ज़रा बुक से। अब आगे क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों ने एक मुकम्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। मोमना, सर ये जो प्रॉफिट है, हम ये ईयर एंड का प्रॉफिट है, इसलिए हम बाद में लिख रहे हैं जी ये। जी 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 जी, क्योंकि प्रॉफिट ईयर एंड होता है तो वो पता चलता है ना, इसलिए हम उसको आखिर में लिख रहे हैं। जनरल तो रिजर्व को सर क्या, जनरल रिजर्व को क्या ट्रांसफर करना है, ये भी एट द ईयर एंड ही डिसाइड होता है। यस सर, और सर जो पहले हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें स्टार्ट ऑफ द ईयर प्रॉफिट दिया हुआ था, इसलिए हम उसको बिल्कुल स्टार्ट में लिख रहे थे। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लॉजिकल तरतीब तो यही बनती है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर सबसे आखिर में ऐड किया जाए, ठीक है। अगर हम इसको शुरू में भी कर लेंगे, दरमियान में भी कहीं कर लेंगे, तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है, कैलकुलेशन गलत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन लॉजिकली ये सबसे एंड पे ही लिखा जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन क्वेश्चंस के अंदर कोई डेट वाइज डाटा शायद नहीं था, तो इसलिए मैंने शुरू में लिख दिया उसे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू अच्छा सर। आगे चलो जी, इनको हमने एक एग्जांपल देनी है। ये जी आप एग्जांपल नंबर 4 घर से अटेम्प्ट करके आएंगे। एग्जांपल नंबर 4 ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैंने किया है और एक ये एग्जांपल आप वो भी घर जाके कीजिएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अटेम्प्ट करके आइएगा। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।